बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैरियत से हैं। आपको ऑपरेशन रिसर्च 2 की क्लास में वेलकम। आज के लेक्चर में हम रिवाइज्ड सिंपलेक्स मेथड के ऊपर डिस्कशन करेंगे। मैं लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी रिवाइज सिंपलेक्स मेथड को डिस्कस कर चुका हूँ। ये एक अल्टरनेटिव मेथड है रिवाइज सिंपलेक्स मेथड का, है ये भी रिवाइज सिंपलेक्स मेथड ही, लेकिन समझ लें कि एक अल्टरनेटिव स्टाइल होगा। मतलब एक ही प्रॉब्लम को सोल्व करने के दो डिफरेंट मेथड जिसे आप कहते हैं, ये वो चीज़ है। तो अगर आपको पेपर में कहा जाता है कि आप एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को रिवाइज सिंपलेक्स मेथड से सोल्व करें, तो आप जो मैंने पहले मेथड लास्ट लेक्चर में आपको बताया है, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको ये वाला मेथड आसान लगता है तो आप इस मेथड से भी क्वेश्चन को रिवाइज सिंपलेक्स मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो रिवाइज सिंपलेक्स मेथड में जो कंप्यूटेशनल प्रोसीजर यानी जो स्टेप्स हम इस्तेमाल करेंगे, वो यहाँ पर मैं कुछ खास स्टेप्स आपको बताता हूँ पहले, फिर क्वेश्चन के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे उन स्टेप्स को, वो आपके लिए ज़रा आसान रहेगा। पहला तो स्टेप वही आसान सा है कि कन्वर्ट दी प्रॉब्लम इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म बाय इंट्रोड्यूसिंग स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल्स। अपनी दी प्रॉब्लम को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें स्लैक वेरिएबल या सरप्लस वेरिएबल ऐड करके। कन्वर्ट दी मिनिमाइजेशन टाइप प्रॉब्लम इनटू मैक्सिमाइजेशन टाइप। और अगर आपकी प्रॉब्लम जो है वो मिनिमाइजेशन टाइप की है तो उसे मैक्सिमाइजेशन टाइप की प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर लेंगे। ये भी मैं एक इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि एक मिनिमाइजेशन टाइप की प्रॉब्लम को किस तरह आप सिंपलेक्स मेथड से रिवाइज सिंपलेक्स मेथड से सोल्व करते हैं। तो पहला काम आपने क्या करना है, अपनी दी हुई प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद फाइंड एन इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन विद एन इनिशियल बेसिस बी इज इक्वल टू आई एम एंड फॉर्म दी एक्सिलरी मैट्रिक्स बी कैप सच दैट, ये बी कैप का फार्मूला है। एक्चुअली जो रिवाइज सिंपलेक्स मेथड का कॉन्सेप्ट है वो मैंने जो लास्ट लेक्चर में आपको बताया है उसी में है। यहाँ पर ये जो लेक्चर है ये बेस कर रहा है आपका फार्मूलाज पर। इसमें कुछ फार्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे, तो ये फार्मूला अगर आपको याद होंगे तो फिर ये मेथड आपको पहले वाले मेथड से थोड़ा आसान लगेगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ, शायद आपको इस तरह यहाँ पर इस स्टेप की समझ नहीं आएगी। ले बेटा, ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है, मैंने लिखा है कि यूज रिवाइज्ड सिंपलेक्स मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी। मैक्सिमाइजेशन टाइप की प्रॉब्लम है। कहता है मैक्सिमाइज करना है z इज इक्वल टू 6x1 माइनस 2x2 प्लस 3x3 सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट आपको दियो हुए हैं 2x1 माइनस x2 प्लस 2x3 लेस देन इक्वल टू 2, x1 प्लस 4x3 लेस देन इक्वल टू 4, x1 x2 x3 जो है वो नॉन नेगेटिव वेरिएबल है। यहाँ पर सबसे पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, फर्स्टली वी कन्वर्ट द गिवन प्रॉब्लम इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म बाय इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल्स। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास जो कांस्टेंट है यहाँ पर लेस देन इक्वल का साइन है। आप जानते हैं कि जब भी आपकी जो एलपीपी है इसमें लेस देन इक्वल का साइन हो तो आप हमेशा स्लैक वेरिएबल ऐड करते हैं। तो पहले कांस्टेंट में s1 ऐड कर दिया और दूसरे कांस्टेंट में s2 ऐड कर दिया, तो आपके पास ये सिचुएशन कुछ इस तरह आ जाएगी। पहले कांस्टेंट में s1 ऐड कर दिया और साइन आपका इक्वालिटी में बदल गया, और दूसरे कांस्टेंट में s2 ऐड कर दिया, साइन आपके पास इक्वल का आ गया। अब आपके पास ये टोटल 5 वेरिएबल हो गए। ठीक है, ये आपका स्टेप नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट टू फाइंड इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। अब आपने इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन मालूम करना है, और तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन करने के लिए आप यहाँ पर जो आपके कांस्टेंट में 3 वेरिएबल ऑलरेडी x1 x2 x3 है उनको 0 के इक्वल पुट करेंगे। स्लैक वेरिएबल को 0 के इक्वल नहीं पुट करना आपने, जो ऑलरेडी तीनों वेरिएबल्स हैं उनको 0 के इक्वल पुट कर दिया। तो आपके पास से जो पहला कांस्टेंट है वहां से s1 की वैल्यू 2 आ जाएगी, और यहाँ से सेकंड कांस्टेंट से s2 की वैल्यू 4 आ जाएगी। ये मैंने आपकी आसानी के लिए दोबारा मैंने कहा एक मतलब सामने लिख लेते हैं ताकि आसानी रहे हमें। यहाँ पर देखें, ये पहला कांस्टेंट है, यहाँ पर मैंने x1 x2 x3 की वैल्यू को 0 पुट किया, s1 2 आ गया। ये सेकंड कांस्टेंट था, यहाँ पर x1 और x3 0 पुट कर दिया, s2 की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, तो हमारे पास जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन आ जाएगा उसमें x1 x2 x3 ये 0 हो जाएंगे। याद रखें, जिन वेरिएबल्स को आप 0 पुट करते हैं वो कहलाते हैं नॉन बेसिक वेरिएबल्स। तो हमारे यहाँ पर नॉन बेसिक वेरिएबल कौन से हो गए, ये 3, और s1 और s2 ये क्या है, बेसिक वेरिएबल्स हैं। अगला काम हमने ये करना है कि यहाँ पर हमने कुछ मैट्रिक्स यहाँ पर हम बनाएंगे। तो सबसे पहला मैट्रिक्स होगा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स फ्रॉम कांस्टेंट। इस मैट्रिक्स का नाम ए रख लेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही जिस तरह आप क्रैमर रूल वगैरह में
कोफिशिएंट मैट्रिक्स मालूम करते थे। तो हमारे पास टोटल वेरिएबल हो गए x1 x2 x3 s1 s2, ठीक है, ये 5 वेरिएबल्स हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले मुझे चाहिए x1 का कोफिशिएंट। x1 का कोफिशिएंट कैसे निकलेगा, इन दो कांस्टेंट में देखें, यहाँ पर x1 का कोफिशिएंट 2 है, इधर x1 का कोफिशिएंट 1 है, तो ये कोफिशिएंट बन गया 2 1। तो ये मैंने लिख लिया 2 1। इन दी सिमिलर वे अगर आप x2 का कोफिशिएंट देखें तो x2 का कोफिशिएंट यहाँ पर -1 है, नीचे इसमें x2 नहीं है, तो वो कोफिशिएंट हो जाएगा 0। तो ये आ गया -1 और 0। इसी तरह अगर आप x3 को देखें तो x3 का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है, यहाँ पर x3 का कोफिशिएंट 4 है, तो ये आ जाएगा 2 4। इन दी सिमिलर वे यहाँ पर ऊपर वाले कांस्टेंट में s1 है तो उसका कोफिशिएंट 1 है, नीचे वाले में s1 नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। इसी तरह ऊपर s2 मौजूद नहीं है, उसका कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, और नीचे वाले में s2 का कोफिशिएंट 1 है तो वहां पर 1 आ जाएगा। ये आ गया 1 0 0 1, ठीक है। तो ये मेरा आ गया कोफिशिएंट मैट्रिक्स। आगे नेक्स्ट हमने मैट्रिक्स बनाया, उसका नाम हमने स्मॉल b रख लिया। दिस इज द राइट हैंड साइड ऑफ कांस्टेंट, यानी ये जो आपका कांस्टेंट मैट्रिक्स वाला होता है ना, कांस्टेंट मैट्रिक्स, यानी कि ये वाला जो आपकी राइट साइड है 2 और 4, इससे जो मैट्रिक्स बना उसका नाम मैंने बी रख लिया। और लास्टली यहाँ पर जो मैट्रिक्स सी है, ये सी क्या है, दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये है सारा, तो इसमें x1 का कोफिशिएंट 6 है, x2 का कोफिशिएंट 2 है, x3 का कोफिशिएंट 3 है। इसमें दो वेरिएबल और हमने ऐड करने होते हैं, s1 और s2, जो हमारे टोटल 5 वेरिएबल बन गए ना। तो इसमें s1 नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, s2 नहीं है तो उसका कोफिशिएंट भी 0 हो जाएगा। तो हमारा जो सी मैट्रिक्स बनेगा वो ये आ जाएगा 6 -2 3 0 0। लास्ट सी बी मीन मैट्रिक्स ऑफ बेसिक वेरिएबल, मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय दी कोफिशिएंट्स ऑफ बेसिक वेरिएबल। आपके पास जो बेसिक वेरिएबल हैं, ठीक है, उनकी मदद से जो आपने मैट्रिक्स बनाया। तो हमारे पास यहाँ पर बेसिक वेरिएबल मैंने आपको जैसे बताया था कि ये दो वेरिएबल्स हैं s1 एंड s2, ठीक है। ये कैसे निकले थे, आपने ये शुरू में जब इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मालूम किया है तो उसमें आपने x1 x2 x3 को 0 पुट किया था, जो वेरिएबल निकले थे s1 और s2, दीज आर कॉल्ड दी बेसिक वेरिएबल्स। तो यहाँ पर अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जाएं तो इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आप इसको मजीद ऐसे लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो, +0 s1 +0 s2। तो इसमें s1 का कोफिशिएंट 0, s2 का कोफिशिएंट भी 0 हो गया। तो ये आपके पास जनाब मोहतरम CB जो है वो आ जाएगा 0 0, ठीक है। और बीच में कॉमा नहीं लगाना, ये मैट्रिक्स है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज मैं बताता चलूँ, स्टूडेंट्स अक्सर पूछ लेते हैं सर ये यहाँ पर आपने ब्रैकेट गोल क्यों लगा दी है। भाई ब्रैकेट आप चाहे स्क्वायर लगा लें मैट्रिक्स के लिए या गोल लगा लें, वो कोई मसला नहीं है। ये मतलब आप कौन से बिल्कुल स्टार्टिंग से मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं 9th क्लास से, तो ये चीजें मैटर नहीं करती इस लेवल पर आकर, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जनाब मोहतरम आपने आगे लिखा है नेक्स्ट वी फाइंड सम न्यू मैट्रिसेस। अब ये नए मैट्रिसेस आपने मालूम करने हैं, ए कैप, ठीक है। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि इसमें कुछ चीजें आपको ज़बानी याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। जो पहला वाला मेथड है उसमें मैं कंसेप्ट के साथ आपको लेके चला था। अब वैसे इसकी जरूरत क्यों है ए कैप की, ये मैं अभी आपको यहाँ पर हम बताते हैं। ये हमारा जनाब मोहतरम सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप में हमने इनिशियल बेसिस मालूम करनी थी, और इनिशियल बेसिस मैट्रिक्स यहाँ पर जो वो बना है आपके पास s1 और s2 की मदद से, वो डंटी मैट्रिक्स बनेगा। ये भी हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम एक एक्सिलरी मैट्रिक्स बी कैप मालूम करेंगे, इसका फार्मा ये है। फिर बी कैप इनवर्स मालूम कर लेंगे, इसके इनवर्स का फार्मा बनाया ये है। इस पर इसका इनवर्स आप एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइड बाय बी डिटर्मिनेंट उससे नहीं मालूम करना आपने, ये सीधा है। ये भी मैं अभी सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने लिखा है स्टेप नंबर 3 में, कंसीडर दी ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू cx as an additional constant from a cap and b cap। ये दो नए मैट्रिक्स आपने बनाने हैं, a cap and b cap such that, ये मैं थोड़ा सा आपके सामने यहाँ पर दोबारा सारे स्टेप्स लिख देता हूँ कि अगर आप अपने तौर पर इसको पढ़ना चाहें तो आप आसानी से पढ़ लें। ये स्टेप 1 स्टेप 2 आपके पास आ गया, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर या ऐसे वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं इन चीजों को। हम इस लेवल पर पहुंच गए हैं, हम ए कैप और बी कैप मालूम करने जा रहे हैं। ये ए कैप और बी कैप मैट्रिक्स कैसे बनेंगे, ए और -c से, और बी कैप कैसे बनेगा b0 से, ठीक है। ये इसकी जरूरत क्या है, आगे मैंने असल में ये जो नेट वैल्यूएशन है जीजे -cj मालूम करनी है, इसके लिए मुझे ये मैट्रिक्स चाहिए दो, ठीक है। तो पहले हम इसको तो निकालते हैं, फिर आगे डिस्कशन बाद में करते हैं। अच्छा, ये ए कैप कैसे मालूम किया है, ये असल में बनेगा दो मैट्रिक्स से। पहला लिखेंगे ए मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स ए आपने ऊपर मालूम किया था, ये रहा, ये देखें, ये मैट्रिक्स है, इसमें दो रोज हैं। तो ये दोनों की दोनों रोज आप यहां पर इंसर्ट कर देंगे, ये दोनों की दोनों रोज आ गई। नीचे है -c, ये -c क्या है, आपने ये मैट्रिक्स बनाया था नीचे वाला, ये क्या, ये कैसे बना था, मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स। इस पूरी रो को आप तीसरी रो बना देंगे यहाँ पर, लेकिन चूंकि मुझे यहाँ पर चाहिए -c, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर इस c के जो नंबर्स हैं इनके साइन चेंज कर देने हैं। -6 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ये दोनों 0 0 आ जाएंगे।
ये देखें सारे मैंने ऐसे लिख दिए, तो ये मेरा ए कैप बन गया। ठीक है, एक काम पूरा हो गया हमारा। नेक्स्ट मुझे मालूम करना है बी कैप। बी कैप का फार्मूला है B0। ये बी कौन है? ये आपने जो राइट हैंड साइड पर कांस्टेंट मैट्रिक्स मालूम किया था 2 4, ठीक है, वो है। और नीचे ये 0 वैसे ही आपने यहाँ पर लिखना है। सही है, ये आ गया आपके पास। आगे मालूम करेंगे हम बी। बी मीन बेसिस वेरिएबल मैट्रिक्स। कैसे बनेगा? ये बनेगा आपके पास जो आपने बेसिक वेरिएबल मालूम किए थे, बेसिक वेरिएबल हमारे पास S1 और S2 थे, उनके कोफिशिएंट से। तो आपने देखा था पहले कांस्टेंट में S1 का कोफिशिएंट 1 था और नीचे 0 है। सेकंड कांस्टेंट में S1 नहीं है, ये यहाँ पर दोबारा देख लें। ये देखें आपके पास यहाँ पर S1 का कोफिशिएंट 1 है, नीचे S1 मौजूद नहीं था तो उसका कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। ये आ गया 1 0। सिमिलरली S2 लिखना है तो S2 इसमें मौजूद नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0 और यहाँ पर S2 का कोफिशिएंट 1 आ जाएगा। ये आ गया 0 1। ये मेरे पास आ गया बी, बेसिस वेरिएबल मैट्रिक्स। आगे मुझे चाहिए यहाँ पर इसका इनवर्स। ठीक है, ये बी इनवर्स आ गया। चूंकि बी यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये देखें बी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स वही होता है, तो बी इनवर्स आपके पास एज इट इज वैसे ही आ जाएगा। अब आगे मुझे यहाँ पर जो चीजें मालूम करनी है, मेरा मेन काम है ये बी कैप इनवर्स मालूम करना। और बी कैप इनवर्स का फार्मूला है बी इनवर्स 0 सी बी इनवर्स 1। अब यहाँ पर बी इनवर्स तो मैं मालूम कर चुका हूँ, ये देखें 1 0 0 1। सी बी इनवर्स ये मालूम करना है। ये कैसे मालूम होगा? असल में ये दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट है, एक है सीबी मैट्रिक्स और एक है बी इनवर्स। तो सीबी मैट्रिक्स कौन है? सीबी मैट्रिक्स आपने देखा था ये 0 0। सीबी मैट्रिक्स कैसे बना था? सीबी मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था, ये रहा सीबी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स था आपके पास जो आपके बेसिक वेरिएबल S1 और S2 इनको कोफिशिएंट से बना था। तो बेसिक वेरिएबल S1 और S2 थे ना, इनका कोफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या है? S1 का कोफिशिएंट 0 है, S2 का कोफिशिएंट 0 है। तो सीबी मैट्रिक्स मैंने ऐसे बनाया था। तो सीबी मैट्रिक्स आ गया 0 0 आपके पास, यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पर 0 0। ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर बी इनवर्स आ गया, बी इनवर्स आ गया 1 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये नल मैट्रिक्स है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे नल मैट्रिक्स ही आ जाएगा आपके पास। अब बी कैप इनवर्स मालूम किया, बी कैप इनवर्स का फार्मूला है बी इनवर्स 0 सी बी इनवर्स 1। देखो बी इनवर्स लिखना पहले आपने, तो बी इनवर्स ये रहा 1 0 0 1, ये मैंने लिखा 1 0 0 1। आगे क्या लिखना है? सी बी इनवर्स। सी बी इनवर्स क्या है? 0 0, ये मैंने लिख दिया 0 0। अब आगे देखो क्या आएगा, यहां पर लिखा 0, ये 0 आ गया। अच्छा अब गौर से सुनिएगा बात को। यहां पर ये 1 0 0 1 जब आप लिखेंगे तो ये दो रोज बन जाएंगी, दो रोज बनेंगी। एक वाला ये वाला तो 0 यहां पर आ गया, ठीक है। और नीचे जो सीबी इनवर्स है उसमें लिखा मैंने 0 0, ये भी लिख दिया। आगे ये फार्मूले का 1 है। सेंटर में यहां पर जो एलिमेंट है ये अगर ना हो तो फिर हम हमेशा 0 लगाएंगे। बात को दोबारा सुने, बी इनवर्स है ये 1 0 0 1, ये दो रोज बन गई। एक 0 ऊपर मौजूद है, यहाँ पर 0। ये असल में 0 नहीं है, असल में नल मैट्रिक्स है। अगर आप इसको समझना चाहिए, नल मैट्रिक्स है ये आपके पास। अब आपको आसानी हो जाएगी, श्योर कि आपको समझ आ गया होगा। ये नल मैट्रिक्स है तो ये असल में 0 आ गया, यहाँ पर भी 0 आ गया। सीबी इनवर्स आपके पास 0 0 आ गया, ये 0 0, और लास्ट ये आपके पास 1 एज इट इज आ गया। सही है। नहीं जी, बी कैप इनवर्स मालूम करने के बाद अगला काम हमेशा आपका होता है जो स्टेप नंबर 4 है, मैं आपके सामने यहाँ पर रखता हूं। ये हमारा स्टेप नंबर 4 होगा। नेक्स्ट कंप्यूट दी नेट वैल्यूएशन। आपने अब नेट वैल्यूएशन मालूम करनी है, और नेट वैल्यूएशन मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ ZJ माइनस CG से। याद रखें मैंने अपने जो प्रीवियस लेक्चर हैं उनमें CJ माइनस CJ से कैलकुलेट करना सिखाया था आपको। तो ये जरूरी नहीं कि आप हमेशा CJ माइनस CJ ही करें, आप इसको ZJ माइनस CJ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने ये फार्मूला लिखा है आपके सामने, ये इस तरीके से बना हुआ है ZJ माइनस CJ। दिस इज कॉल्ड दी नेट वैल्यूएशन, जिसे आप लास्ट मैंने बताया था, इसे आप इंडिकेटेड रोज भी बोलते हैं। इंडिकेटेड रोज के जो कोएफिशिएंट्स होते हैं, ये फार्मूला इसका। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद चंद एक पॉसिबिलिटीज हमारे पास आएंगी, और ये मैंने लिखा है ये कैसे मैंने मल्टीप्लाई किया है। ये कैसे कैलकुलेट किया? बाय मल्टीप्लाइंग दी सक्सेसिव कॉलम ऑफ ए कैप विद दी लास्ट रो ऑफ बी कैप इनवर्स। ये मैं अभी आपको बताता हूँ, बस आप ये फार्मूला अपने सामने रखिएगा। अगली ये चंद एक चीजें आपने सुन लें जरा। मैंने लिखा है कि अगर इफ ऑल ZJ माइनस CJ नॉन नेगेटिव हो, यानी तमाम के तमाम जो आपने ZJ माइनस CJ निकाले हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएं, द करंट बेसिक सोल्यूशन इज एन ऑप्टिमल सोल्यूशन। क्योंकि हम ये कर रहे हैं मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम। मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम में अगर आप ZJ माइनस CJ निकालें और ये तमाम के तमाम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए तो आपका सोल्यूशन ऑप्टिमम सोल्यूशन होगा। यहाँ पर फिर ख्याल रखें इस चीज का, अगर आपने यहाँ से CJ माइनस ZJ निकाला और CJ माइनस यानी उसका उल्टा किया और आप कर रहे हैं मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम, तो फिर ये सारे लेस देन इक्वल टू 0 आने चाहिए। लेकिन जब CJ माइनस ZJ करेंगे तो फिर ये फार्मूला भी थोड़ा चेंज हो जाएगा, इसलिए आप इसी फार्मूले के मुताबिक चलें।
जीजे माइनस सीजे निकालेंगे तो तमाम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए, आपका सोल्यूशन इस सूरत में ऑप्टिमल सोल्यूशन हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। लेकिन इफ एटलीस्ट वन, अगर इनमें से कम एक आ गया लेस देन 0, तो फिर आपने इसका मतलब यह है कि आपका सोल्यूशन ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है, आप ऑप्टिमल सोल्यूशन मालूम करेंगे। ठीक है, वो फिर आगे कैसे मालूम करना है वो भी बाद में आके जाके बात करते हैं, यहां से आपको समझ नहीं आएगी। ले जी, ये मैंने फार्मूला लगा दिया जीजे माइनस सीजे का। फार्मूला है सीबीबी इनवर्स 1 ए कैप इनवर्स। अब और से सुनिए, सीबीबी इनवर्स 1 कौन है, असल में ये यहाँ लिखा हुआ है, और ये कौन है, बी कैप इनवर्स की लास्ट रो है। बी कैप इनवर्स की लास्ट रो है 0 0 1, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया 0 0 1, और आगे है ए कैप। ए कैप यहाँ पर हमने ऊपर निकाला है, ए कैप यहाँ नहीं है, सॉरी, ये रहा मेरे लास्ट पेज पर, ये आपका ए कैप इनवर्स है। इसको हम यहाँ पर पुट कर लेंगे, दोनों कर लेते हैं मल्टीप्लाई। लें जी, ये मैट्रिसेस को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं आप जानते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू 2 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू -6 ये आ गया। फिर फर्स्ट रो को सेकंड रो कॉलम से इसके मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 इंटू -1 0, 0 इंटू 0 1 इंटू 2 2 आ जाएगा। तो पहली दो एंट्रीज तो 0 है, इनको छोड़ दें, बस आप इसकी तीसरी एंट्री और इसकी तीसरी एंट्री को मल्टीप्लाई करते जाएं। 1 इंटू -3 -3, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू ये वाला 0 0। तो ये मेरे पास मल्टीप्लाई करके जीजे माइनस सीजे ये सारा आ गया। ठीक है, अब आपने गौर करना है कि ये जो 5 नंबर बने हैं आपके पास, ये तमाम के तमाम पॉजिटिव है कि वो नेगेटिव भी है। तो आपने देखा -6 भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, इसका मतलब आपका सोल्यूशन ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं निकला। एज ऑल जीजे माइनस सीजे आर नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो करंट सोल्यूशन इज नॉट एन ऑप्टिमल सोल्यूशन, ये ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं निकला। ठीक है, अब इसका मतलब हम ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। नहीं जी, मेन काम अब आपका सही शुरू होता है कि जब ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं निकला, तो फिर अब जाहिर सी बात, आप जानते हैं, आपने सिंपलेक्स मेथड में ये चीजें पढ़ी हैं, जब सोल्यूशन आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं होता था तो फिर आप देखते थे कि यार अब इनकमिंग वेरिएबल कौन सा है और आउटगोइंग वेरिएबल कौन सा है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मैंने लिखा, सो वी इंप्रूव दिस सोल्यूशन, फॉर दिस वी फाइंड मोस्ट नेगेटिव एंट्री ऑफ जीजे माइनस सीजे एंड फाइंड द इनकमिंग एंड आउटगोइंग वेरिएबल। सो मोस्ट नेगेटिव एंट्री ऑफ जीजे माइनस सीजे रो इज -6। आपने देखा पीछे कि जीजे माइनस सीजे की मैक्सिमम एंट्री -6 है। अब आपने देखना है कि -6 किस नंबर पर है, ये मेन चीज है। आप देखें यहाँ पर -6 आपका अपीयर हो रहा है फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर। तो ये फर्स्ट जो नंबर था, ये आपके पास किसका कोफिशिएंट है, यहाँ पर सबसे पहले x1 का कोफिशिएंट था, ये x2 का कोफिशिएंट है, ये x3 का कोफिशिएंट है, ये यहाँ पर s1 था, यहाँ पर s2 था। आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जब आपने ये मैट्रिक्स ए वगैरह बनाया है तो ऐसे ही बनाया ना, नहीं तो इधर से देख लें, सबसे पहले x1 है, फिर x2 है, फिर x3 है, फिर s1 है, फिर s2 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका -6 सबसे मोस्ट नेगेटिव है और ये फर्स्ट पोजीशन पर, इसका मतलब ये है x1 की ऑपोजिट। तो इसके लिए हम फिर क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं विच इज ऑपोजिट टू x1, सो x1 इज इनकमिंग वेरिएबल, इसका मतलब नया आने वाला वेरिएबल x1 है। तो इसका मतलब इनकमिंग वेरिएबल का आपको पता चल गया। अब अगली बात यह है कि हमें यह पता लगाना है कि आउटगोइंग वेरिएबल कौन सा है। आउटगोइंग वेरिएबल मालूम करने के लिए यहाँ पर फिर हम अगली चीज ये पढ़ते हैं, यहाँ से स्टेप भी मैं साथ साथ आपके सामने पढ़ता जा रहा हूं। ये देखो, मैंने लिखा कि इफ एटलीस्ट जीजे माइनस सीजे में से 1 कोई भी ये नेगेटिव है, जो अभी हमारे पास हो चुका है, तो डिटरमाइन द मोस्ट नेगेटिव ऑफ देम, हमने देखना है कि उनमें से मोस्ट नेगेटिव कौन सा था। जैसे यहाँ पर -6 है, उस मोस्ट नेगेटिव को मिसाल के तौर पर वो उसका नाम है, वो फर्स्ट 1 पहले नंबर पर है, दूसरे पर है, तीसरे पर है, हम कहते हैं कि मोस्ट नेगेटिव जीके माइनस सीके यानी केथ पोजीशन पर है। कोरस्पॉन्डिंग टू वेरिएबल, मतलब जैसे यहाँ पर हमारे पास ये x1 वेरिएबल के ऑपोजिट है, मैंने कह दिया इन जनरल ये x के वेरिएबल पर है। याद रखें, समटाइम आपको पेपर में वो आपसे पूछ लेता है कि सिर्फ आप रिवाइज सिंपलेक्स मेथड या सिंपलेक्स मेथड, जैसे आपने OR1 में भी देखा कि इनका सिर्फ जो एल्गोरिदम है वो लिखें। एल्गोरिदम मीन जो स्टेप्स इस्तेमाल होते हैं, लाजमी नहीं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमेशा दिया जाता है, तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो ये सारा लिखने के बाद मैंने क्या कहा, आपने सबसे पहले देखना कि किस वेरिएबल के ऑपोजिट ये नेगेटिव निकला, यानी इनकमिंग वेरिएबल। देन गो टू स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 की तरफ चले जाएं। अब स्टेप नंबर 5 क्या है, स्टेप नंबर 5 में आपने ये चीज कैलकुलेट करनी है, एक्स के कैप बी इनवर्स करंट, CU मीन करंट, जो नया बी इनवर्स बनेगा ए के। ये क्या चीज है, ये कैसे है, ये इसको अब आगे देखते हैं जरा, फिर उसके बाद आपको समझाता हूं। तो अब जैसे कि आपको पता लग गया कि ये जीजे माइनस सीजे जो है -6 है, मोस्ट नेगेटिव, और ये x1 के ऑपोजिट है, तो इनकमिंग वेरिएबल मेरा x1 है। तो अब इसके ऑपोजिट मुझे x1 कैप मालूम करना पड़ेगा। ठीक है, ये जैसे वहां पर मैंने अभी आपको दिखाया कि वहां पर x के कैप लिखा हुआ है, तो x1 कैप का फार्मूला बनेगा बी कैप इनवर्स, यहाँ नीचे लिखा था करंट, CURR करंट। ठीक है, और A1 कैप। अब ये क्या है, बी कैप इनवर्स क्या है,
जो आपके पास अभी आपने बी इनवर्स बनाया था ना, यानी ये वाला, ये रहा बी कैप इनवर्स, ये बनाया हुआ ना आपने, यही बना था इस फार्मूले से, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 बना था, तो इसको यहां पर मैंने लिख दिया, आगे लिखा A1 कैप। अच्छा, यहां पर अगर x2 होगा तो फिर A2 कैप आ जाएगा, अगर x3 होगा तो A3 कैप आ जाएगा, ठीक है। अब A1 का कैप है कौन? A1 कैप इज द फर्स्ट कॉलम ऑफ A मैट्रिक्स। A कैप का ये पहला कॉलम है, और A कैप क्या था? ये रहा हमारे पास A कैप, ये सारा मैट्रिक्स। तो इसका पहला कॉलम ये है 2 1 -6, ठीक है। ये जो है A1 स्मॉल A1 कैप को रिप्रेजेंट करेगा। तो ले जी, ये तमाम वैल्यूज यहां पर पुट कर दी और इसका मैंने मल्टीप्लाई कर लिया 2 1 -6। असल में ये x1 कैप में और x1 में फर्क क्या है? देखो जी, x1 इनकमिंग वेरिएबल है। अब इनकमिंग वेरिएबल है तो इसका मतलब आपका नया आने वाला वेरिएबल x1 है, तो अब आपने इसको अपडेट भी तो करना है। अपडेट करने का मतलब क्या है कि अब जो पहला वाला x1 था, ठीक है, अब उसके कोएफिशिएंट्स यहां पर चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। x1 जो था ना, x1 के जो कोएफिशिएंट्स पुराने वाले थे आपके पास, वो ये थे सारे 2 1 -6। इनको अब आपने अपडेट करना है, तो इनको अपडेट करने का तरीकाकार क्या है? इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया बी कैप इनवर्स को, तो ये x1 कैप के जो नए आ जाएंगे, अब वो इत्तेफाक से वो बिल्कुल सेम आए हैं। उसकी वजह क्या है? यहाँ पर बी कैप इनवर्स एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये हमेशा सेम आएंगे, आगे जब आप देखेंगे चेंज हो जाएगा। तो असल में x1 जो था वो सिंपल आपका जो शुरू में x1 रिप्रेजेंट कर रहा था पहले कॉलम को, ठीक है, उसके कोएफिशिएंट जो थे, x1 कैप जो अपडेट होने के बाद आया है, ये आ गया। स्टेप नंबर आगे लिखना है मैंने, आगे ये देखिएगा जरा, फ्रॉम स्टेप नंबर 5, यहां पर आगे अब आपने रुक जाना है x1 कैप मालूम करने के बाद। अब आपने देखना ये है कि क्या आपका सोल्यूशन जो है वो अनबाउंडेड तो नहीं है। पहले आपने क्या किया था, इससे सीजे माइनस सीजे का कैलकुलेट किया। चीजें देखें, थोड़ा सा मिक्स नहीं करनी चीजें, चूंकि ये है थोड़ी सी मुश्किल लेंथी है। जीजे माइनस सीजे ने आपको बताया था कि सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है। अब ऑप्टिमल सोल्यूशन के बाद आगे आपने देखना है कहीं अनबाउंडेड तो नहीं है, क्योंकि ऑप्टिमल सोल्यूशन दो तरह के हो सकते हैं, वो बाउंडेड भी हो सकता है, अनबाउंडेड भी हो सकता है। अब याद रखें कि अगर सोल्यूशन अनबाउंडेड हुआ तो फिर भी आप यहां पर स्टॉप कर देंगे। अब अनबाउंडेड का कैसे पता लगेगा? अनबाउंडेड का इस तरह पता चलेगा कि आपने ये देखना है कि x1 कैप की ये 3 एंट्रीज जो आई हैं, इनमें से ये तमाम की तमाम जो है वो नेगेटिव तो नहीं है। अगर तो ये तीनों नेगेटिव है तो इसका मतलब आप यहाँ पर स्टॉप कर देंगे, नेगेटिव हो जाए या जीरो हो जाए, लेस देन इक्वल टू जीरो, तो ये फिर आप कहेंगे सोल्यूशन अनबाउंडेड है, हम उसे यहाँ आगे नहीं चलेंगे, बस खत्म होगी बात। लेकिन आपने देखा कि यहाँ पर एक एंट्री -6 नेगेटिव है, बाकी दोनों पॉजिटिव है, तो इसका मतलब सोल्यूशन बाउंडेड है, ठीक है। यानी वो क्वेश्चन आपसे पूरा सोल्व करवाना चाह रहा है। फ्रॉम स्टेप नंबर 5 सिंस ऑल, अब स्टेप नंबर 5 में ये सारी बातें मैंने लिखी हैं। अब मैं उसको फिर वक्त पढ़ नहीं रहा, मैं आपके सामने बस शेयर कर दूंगा, बस आप सुनते रहें ऐसे, फिर वो दो चीजें मिक्स हो जाती हैं, शायद आपको समझ नहीं आएगी। स्टेप नंबर 5 में सारी बातें यही लिखी है मैंने कि अब आप चेक करें कि सोल्यूशन बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है। उसके लिए आपने x1 कैप निकाला है, उसको सोल्व किया। ये तीन नंबर हैं, इनको देखें, आपके पास ये तीनों नेगेटिव तो नहीं है, तो आपने देखा एक नेगेटिव है, बाकी दोनों पॉजिटिव हैं। दिस शोज दैट सोल्यूशन इज नॉट अनबाउंडेड, दिस सोल्यूशन इज बाउंडेड इन अदर वर्ड्स। अच्छा, अब आगे देखा है कि मैंने लिखा एज एटलीस्ट वन एंट्री ऑफ x1 कैप इज पॉजिटिव सो वी फाइंड। अब ये जब अनबाउंडेड नहीं हुआ, अब अगला काम आपने मालूम करना है ये एक्स बी कैप, जिसका फार्मूला है बी कैप इनवर्स बी कैप, ठीक है। अब ये पहले देखो आपने मालूम किया x1 कैप, उसका फार्मूला था बी कैप इनवर्स A1 कैप। आगे मालूम करना है एक्स बी कैप इनवर्स बी। ये सारी चीजें क्यों मालूम की है? देखो ये इनकमिंग वेरिएबल है, मुझे आउटगोइंग वेरिएबल के लिए जरूरत है। इनकमिंग वेरिएबल मेरा x1 था, उसको मैंने अपडेट कर दिया, वो इस तरह बन गया। आगे मुझे आउटगोइंग वेरिएबल मालूम करने के लिए ये चेक करना है, ये निकालना है। अब जो मैंने ये इनकमिंग वेरिएबल को अपडेट किया है, इसको मैंने चेक भी करना है कि भाई इसकी वजह से सोल्यूशन कहीं अनबाउंडेड तो नहीं हो जाता। तो मुझे पता चला सोल्यूशन अनबाउंडेड तो नहीं है, बाउंडेड ही है, इसका मतलब ये एक्सेप्टेबल है। अब हमने चेक करना है कि भाई आउटगोइंग वेरिएबल कौन सा होगा, निकलेगा कौन सा, तो उसके लिए मुझे ये चीज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। नहीं जी, एक्स बी कैप का फार्मूला आ गया बी कैप इनवर्स बी कैप इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, और स्मॉल बी कैप आपने निकाला अभी 240, ठीक है। ये शुरू में हमने बी कैप इनवर्स निकाला था B0 से, ये रहा 240, तो वो यहाँ पर मैंने पुट कर दिया है, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, आप जानते हैं यही मैट्रिक्स आ जाएगा। लो जी, टू फाइंड लिविंग वेरिएबल वी फाइंड द रेशियो, ये मिनिमम रेशियो मालूम करनी है। कैसे? ये जो एक्स बी कैप निकाला है, इसको जो आपने x1 है उसके नंबर्स पर डिवाइड कर देना है। तो अब आप सुनते जाएं, एक्स बी कैप का पहला नंबर है 2, और x1 जो था, मतलब हमारे पास जो मैट्रिक्स है, यहां से चले देख लेते हैं। x1 यहां पर ये 2, इधर x1 का क्वेश्चन 2 है ना, तो ये आ गया आपके पास
2/2, ठीक होगी 2/2। फिर यहां पर इसका दूसरा नंबर है 4, और नीचे वाले कांस्टेंट में x1 का कोफिशिएंट है 1, 4/1। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? देखो एक्स बी कैप को x1 के कोफिशिएंट्स पर डिवाइड करना आपने, तो एक्स बी के नंबर निकले 2, 2 को डिवाइड किया मैंने x1 के कोफिशिएंट, पहले कांस्टेंट में x1 का कोफिशिएंट 2 है, उस पर डिवाइड कर लिया, ये 2 आ गया, सही है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर अगला कोफिशिएंट 4 है, उसको डिवाइड किया, यहाँ पर x1 का जो दूसरा कोफिशिएंट है नीचे वाले कांस्टेंट में 1 आ गया। x2 पर नहीं डिवाइड कर देना यार, x1 पर डिवाइड करना, यहाँ पर 1 है, ये 1 आ गया। तीसरा कोफिशिएंट 0 है, ठीक है। अच्छा, मैं बता रहा था बेटा कि यहाँ पर तीसरा कोफिशिएंट 0 है, तो उसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। वो इसलिए नहीं कह रहा कि यहाँ पर ये 0 है तो इसलिए डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, 0 की वजह से नहीं कह रहा। प्रॉब्लम ये है कि हम डिवाइड किस पर कर रहे हैं, x1 पर, और x1 जो है वो आपके पास कितने कांस्टेंट मौजूद हैं, यहाँ पर ये 2 कांस्टेंट मौजूद हैं, तो तीसरा यहाँ पर तीसरा कांस्टेंट होगा तो मैं वहां से x1 का कोफिशिएंट लूंगा ना, तो कांस्टेंट ही 2 हैं तो इसलिए उसको छोड़ देंगे। अब यहाँ पर ये 0 क्यों आया? आपने देखा था कि यहाँ पर मैंने जब मैट्रिक्स ए कैप बनाया था शुरू में, अगर आपको याद नहीं आया ये वाला, तो इसमें मैंने तीसरी रो बनाई थी खुद से ये सी को इंसर्ट करके, ऐसे ही है ना, इसलिए ये थ्री रोज वाला मैट्रिक्स बन गया था। अदरवाइज हमारा मैट्रिक्स है तो सिर्फ ये टू रोज वाला मैट्रिक्स है, जिसके पहले कॉलम में 2 और 1 ये x1 का कोफिशिएंट है बस, ठीक है। और अगर ये सारी बात इतना सिंपली नहीं समझ आती तो आप इतना यहाँ पर लहदा से रेशो ना निकालें, ये स्टेप आप छोड़ दें, टू फाइंड लिविंग वेरिएबल, ये फाइंड रेशो, आप सिंपल ये लिखेंगे कि हम मतलब इतना मालूम करने के बाद ना एक्स बी कैप दी फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल इज गिवन बाय, रिवाइज सिंपलेक्स टेबल आपके पास ये आ जाएगा। इसमें क्या क्या लिखा है? सबसे पहले मैंने बी लिखा, बी मीन बेसिक वेरिएबल्स, वो शुरू में थे S1 और S2। फिर आगे आपने लिखना है बी कैप इनवर्स, आपने बी कैप इनवर्स शुरू में मालूम किया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। उसके बाद ये आ गया x1 कैप, x1 कैप ये आपने अभी मालूम किया है, ये आ गया 2 1 -6, तो ये देखें ये आ गया 2 1 और -6, ये थर्ड रो में यहाँ पर मैं लिखूंगा, सही है। और बी कैप इनवर्स था आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 का, तो इसकी 2 ऊपर वाली रोज आपने लिखनी है ऊपर यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास, मैं फिर बता रहा हूँ कि वेरिएबल जो है बेसिक वेरिएबल वो 2 हैं, तीसरी रो हमेशा आपने नीचे लहदा लिखनी है। इसके ऑपोजिट ये एक्स बी कैप आपने मालूम किया था, ये रहा 240, तो ये यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया, ये 2 4 और तीसरी रो यहाँ पर लहदा आ गई। तो रेशो मालूम करनी है, अब आपने इस तरह ये पहला नंबर 2 इधर से इसको डिवाइड किया, 2/2 1 आ गया, जैसे यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ 2/2। फिर उसके बाद ये 4 आ गया, 4 को 1 पर डिवाइड किया, 4/1 आ गया। इसको आगे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, 0 को -6 पर डिवाइड किया। अच्छा, अब यहाँ पर देखें x1 हमारा एंटरिंग वेरिएबल था, तो ये तो शुरू में पता चल गया था क्योंकि ये नेगेटिव था ना -6 इसका। अच्छा, यहाँ पर अब आपने इनकमिंग वेरिएबल देखना, तो इनकमिंग वेरिएबल वो होता है जिसमें रेशो मिनिमम होगी, तो मिनिमम रेशो यहाँ पर 1 है, तो इसका मतलब ये रो जो है मेरी की रो है। अब की रो में वेरिएबल कौन सा बैठा हुआ है? ये S1 है, इसका मतलब S1 जो है वो मेरा जो हो गया आउटगोइंग वेरिएबल, इसकी जगह मैं यहाँ पर x1 लिख दूंगा, ठीक है। तो अब जो नया टेबल बनाएगा उसमें S1 की जगह लिखेंगे x1, ठीक है। बाकी क्या क्या करना है, ये सारी जो नया बी कैप इनवर्स है ये चेंज होगा। अब ये कैसे करना, अब देखें, फर्स्ट आइटरेशन, कन्वर्ट दी लीडिंग एलिमेंट टू द यूनिटी। लीडिंग एलिमेंट कौन सा है? ये रहा। लीडिंग एलिमेंट कैसे निकालते हैं? की कॉलम में और की रो की इंटरसेक्शन में जो नंबर आता है वो कौन है? 2 है, इसको 1 बनाना है वो आपने। ये 1 कैसे बनेगा? पूरी रो को 2 पर डिवाइड कर देंगे और इसके नीचे इसको 0 करेंगे, सही है। तो कन्वर्ट द लीडिंग एलिमेंट टू यूनिटी एंड ऑल अदर एलिमेंट्स ऑफ द की कॉलम टू 0 वी हैव, ठीक है। ले जी, वो रो ऑपरेशन लगाने के बाद अब मुझे असल में चाहिए क्या? नया बी इनवर्स चाहिए। तो इसका मतलब मैंने क्या करना, देखो यहां पर इसको पूरी रो को 2 पर डिवाइड किया, ये बनेगा 1/2 0 0, ठीक है। और उसके बाद इस 1 के इसको 0 करूंगा तो R2 - R1, जैसे रो ऑपरेशन लगाते होते हैं आप भाई, ये करेंगे। और इसी तरह फिर इसको भी 0 करना, -6 को भी, ठीक है, इसके जरिए। तो ये सारा करने के बाद ये यहाँ पर भी सारी जो रो ऑपरेशन इधर लगाएंगे वही सारी इधर लगाते जाना आपने। तो जो नया बी कैप इनवर्स हमारे पास निकलेगा ना, वो ये सारा आ जाएगा। रो ऑपरेशन लगा लीजिएगा अब इतना आप काम कर सकते हैं। ये रो ऑपरेशन लगाने के बाद ये आ जाएगा। देखिए ये चीजें लेंथी हैं, मुश्किल है, मैं जानता हूं, लेकिन ये जब तक आप अपने हाथ से एक मतलब खुद इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। सिर्फ देखने से समझ नहीं आना। अब आपको नया बी कैप इनवर्स आ गया। नया बी कैप इनवर्स जब आपको मिल जाए तो आपने अगला काम क्या करना होता है? नेट वैल्यूएशन निकालनी है। नेट वैल्यूएशन का फार्मूला Cj - Cj। अब काम थोड़ा रह गया, ये ए कैप हमें दोबारा नहीं निकालना पड़ेगा, ये फिक्स रहेगा जो शुरू में क्वेश्चन में एक मरतबा आ गया था।
जीजे माइनस सीजे का फार्मूला है सीबीबी इनवर्स वन। सीबीबी इनवर्स वन कौन है? इस बी इनवर्स की आखिरी रो 301, ये 301 आ गई। ए कैप इनवर्स ये शुरू वाला ही है, ये चेंज नहीं होना। यहाँ पर मैंने लिखा है सीबीबी वन इज द मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय द लास्ट रो ऑफ, ये सारी बात। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद ये सारी चीज आ जाएगी। आप देखें कि क्या ये तमाम नंबर पॉजिटिव है? नहीं जी, अभी भी एक नंबर ऐसा है -1 जो नेगेटिव है। इसका मतलब अभी भी ये लास्ट सोल्यूशन ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है। अब ये जो नंबर है ये किस पोजीशन पर है? ये सेकंड पोजीशन पर है। इसका मतलब Z2 माइनस C2 जो है वो नेगेटिव है, सो करंट सोल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल सोल्यूशन सिंस Z2 माइनस C2 इज -1 ऑपोजिट टू X2। ये सेकंड वेरिएबल के ऑपोजिट है। इसका मतलब मेरा एंटरिंग वेरिएबल जो है, इनकमिंग वेरिएबल X2 है। अब तो X2 मेरा एंटरिंग वेरिएबल हो गया। अगला काम वही है कि मुझे आउटगोइंग वेरिएबल चाहिए। आउटगोइंग वेरिएबल मालूम करने के लिए फिर वही काम है कि सबसे पहले तो मुझे ये चेक करना है कि मेरा जो X2 वेरिएबल है वो बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। फॉर दिस वही कंप्यूट, सबसे पहले मैं X2 को कंप्यूट करूंगा। फार्मूला उसका क्या है? बी कैप इनवर्स A2। लास्ट टाइम था X1 कैप, यहां पर था A1 कैप। तो बी इनवर्स ये निकाला है हमने। A1 कैप कौन है? A1 आपके पहले A1 कैप था, अब A2 कैप है। और A2 कैप कौन है भला, कैसे निकला है? A2 कैप आपके पास ये पूरा मैट्रिक्स A कैप है, इसका सेकंड कॉलम है, उसे A2 कैप कहेंगे, स्मॉल A2 कैप -102। ठीक है, पहले ये वाला था A1 कैप। ठीक है, तो इसको यहां पर मैंने कर लिया जनाब मोहतरम मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई किया, आंसर ये सारा आ गया। अब आपने देखना है कि क्या ये तीन नंबर जो हैं सारे के सारे नेगेटिव तो नहीं है। सिंस ऑल एंट्रीज ऑफ X2 कैप आर नॉट लेस देन इक्वल टू 0, ये तमाम लेस देन इक्वल टू 0 नहीं है, एक एंट्री पॉजिटिव है। इसका मतलब आपका सोल्यूशन बाउंडेड है। अनबाउंडेड होता फिर यहां पर छोड़ देते। अब अनबाउंडेड ये हो गया आपके पास, क्या उसे कहते हैं, बाउंडेड। तो अब मुझे कैलकुलेट करना है नया एक्स बी कैप। उसका फार्मूला है बी इनवर्स बी कैप। इसको मल्टीप्लाई करेंगे। बी इनवर्स कौन है? ये सारा है। और बी कैप इनवर्स मैंने आपको शुरू में बता चुका हूँ 240 था। ये मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 136। नेक्स्ट द रिवाइज सिंपलेक्स टेबल। अब नया रिवाइज सिंपलेक्स टेबल क्या है? ये सारा बी कैप इनवर्स लिखा सारा, इधर देखो यहाँ से ये सारा मेरे पास नया बी कैप इनवर्स था, ये आ गया यहाँ पर। यहां पर पहले लिखा हुआ था S1, पिछले टेबल में S1 की जगह ले ली थी किसने? X1 ने। ठीक है, अब यहां पर जो इस वक्त एंटरिंग वेरिएबल है, एंटरिंग वेरिएबल तो X2 है। वो क्यों? आपने जो Z2 माइनस C2 निकाला है लास्ट पेज पर, ये रहा, सॉरी नहीं पिछले पेज पर था, ये Z2 माइनस C2 था ना नेगेटिव, यानी X2 के ऑपोजिट नेगेटिव था ना यार। तो इसलिए यहां पर अब हम लिखेंगे X2, ये हम लिखेंगे यहां पर X2 को लिखेंगे। ठीक है, तो X2 कैप के नंबर आ गए। और X2 कैप ये मैंने मालूम किया सारा, -1/2 1/2 -1, ये तीनों नंबर आ गए। ये मेरे पास X1 आ गया, ये S2 आ गया, ये बी कैप इनवर्स के 3 नंबर आ गए। कौन सा बी कैप इनवर्स? ये सारा ये आ गया। अब मुझे चाहिए रेशो क्यों निकालनी है? मैंने मालूम करना है कि मेरा अब इनकमिंग वेरिएबल कौन सा होगा, आउटगोइंग वेरिएबल कौन सा होगा, इन दोनों में से कौन सा जाएगा। तो रेशो कैसे मालूम करते हैं? हम रेशो लेते हैं नॉन नेगेटिव रेशो। तो ये रहा जी, 1 को -1/2 पर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ये नेगेटिव है, छोड़ दें इसको। ये 3 है, ये 1/2 पर डिवाइड करेंगे, ये 3 × 1/2 6 आ जाएगा। एक ही रेशो निकलेगी 6, नीचे वाले को नहीं डिवाइड करना आपने। सही है, ये 6 आ गया। इसका मतलब मेरा इनकमिंग वेरिएबल तो X2 है और आउटगोइंग वेरिएबल S2 है। इसको निकाल देंगे, इसकी जगह आप X2 लिखेंगे यहाँ पर। सही है, और अगला काम वही करेंगे। यहाँ पर ये मेरा की कॉलम, की एलिमेंट बन गया। कैसे? ये की कॉलम है, ये की रो हो गई। दोनों की इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट आता है आप उसे कहते हैं पिवट एलिमेंट या की एलिमेंट। ये 1/2 है। अब इसको 1 कैसे बनाएंगे? पूरी रो को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसके ऊपर भी 0, इसके नीचे भी 0, और जो ऑपरेशन इधर लगानी है वही ऑपरेशन आपने इधर सारी लगाते जाना है। सही है, ये जी सेकंड इटरेशन शुरू होगी। कन्वर्ट द लीडिंग एलिमेंट टू यूनिटी एंड अदर एलिमेंट इन द की कॉलम इज एज 0। नया मेरे पास सारा ये निकल आया, बी इनवर्स निकाल लिया नया। अब क्या कर रहे हैं? नेट वैल्यूएशन निकालनी है। नेट वैल्यूएशन का फार्मूला ZJ माइनस CJ। कैसे निकलेगा? आखिरी रो लिखेंगे 2 to 1, ए कैप मैंने बताया शुरू में चेंज नहीं होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये सारे आ जाएंगे। आप चेक करें, 1 2 3 4 5, 5 के 5 एलिमेंट में से कोई भी नेगेटिव नहीं है। सोल्यूशन आपका आ चुका है। सिंस ऑल ZJ माइनस CJ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, द करंट फिजिबल सोल्यूशन इज ऑप्टिमल सोल्यूशन। एंड और आपके पास जो अब नया XB कैप बनेगा वो आ जाएगा बी कैप इनवर्स इनटू बी कैप। ये आ गया 462। द ऑप्टिमल सोल्यूशन इज गिवन बाय। अब नया ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या है, कैसे निकलेगा? देखो जी, ये पहला नंबर कौन है आपके पास यहाँ पर, सॉरी मल्टीप्लाई करने के बाद 4, ये पहले नंबर पर है X1 की वैल्यू, दूसरे नंबर पर X2 की वैल्यू, तीसरा X3 यहाँ पर जो है वो 0, और ये जो लास्ट नंबर आपके पास आया है
ये आपके पास शो कर रहा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू को, जेड की। ये मैक्सिमम वैल्यू देखो, ये x1 है, ये x2 है, ये जेड की वैल्यू है, x3 की वैल्यू नहीं है यहाँ पर। ठीक है, x3 की वैल्यू इसलिए नहीं है, x3 आपके पास ये तीसरी रो में नहीं है। ठीक है, 2 कांस्टेंट है और वेरिएबल 3 है यहाँ पर। और वैसे भी ये अगर वेरीफाई करना है आपने, 4 और 6 को अपने इस कांस्टेंट में पुट करें। ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, 4 को यहाँ पर पुट करेंगे, 4 6 24, और यहाँ पर 6 को पुट करेंगे, 6 2 12, 24 माइनस 12 12 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये आखिरी वैल्यू जेड की है, ये x3 की वैल्यू नहीं है। तो x3 यहाँ पर 0 हो जाएगा। और वैसे भी x3 कैसे हो सकता है, आप गौर करें, मेरे पास जो लास्ट टेबल बना था उस टेबल में आपके बेसिक वेरिएबल कौन कौन से एंटर हुए थे, x1, और इसकी जगह मैंने क्या किसको एंटर किया था, x2 को। नया एक वेरिएबल x2 आया था, तो 2 वेरिएबल x1 और x2 एंटर हुए थे यहाँ पर। सही है, तो x3 तो इसमें है ही नहीं। तो आई होप कि ये आपको कुछ चीज़ों की समझ आई होगी। अगर आप इस वीडियो को आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे और साथ साथ स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, तब चीज़ों की समझ आएगी। अदरवाइज थोड़ा सा मैं जानता हूँ ये मुश्किल है, चीज़ें असल में काफ़ी ज़्यादा हैं बीच में, तो जिस वजह से चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। तो अपनी तरफ से मैंने फुल कोशिश की है, बाकी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। वीडियो अच्छी लगी लाजमन लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।